नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। और लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महत्वपूर्ण वीसी हो रही है। विधायकों के साथ, सांसदों के साथ लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महेश जोशी कह रहे हैं, सुनिए। खाने के पैकेट हैं, तो ये जो 7 बजे का समय है, इसके बारे में विचार करना चाहिए। वैसे भी रात को कोई निकल नहीं रहा। मैंने भी एक बार निकल कर, मैंने परसों ही रात को देखा, लोग बात इतने एक तरीके से कहना चाहिए इस कोरोना वायरस को लेकर सचेत हैं कि वो रात को निकल नहीं रहे हैं। एक समस्या जब आज अखबारों में आई है, आपको पता है, सभी लोगों को पता है, एक एक मकान में 150, 200 किराएदार रह रहे। हमको म्युनिसिपल नियमों में परिवर्तन करके इस बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के संकट में एक मकान में या आबादी में जो घनत्व है आबादी का, वो घनत्व इससे बचाव में बाधक बन रहा है। तो नए म्युनिसिपल जो नियम उनके बारे में विचार करना चाहिए। अफोर्डेबल हाउसिंग, इसकी अफोर्डेबल हाउस बनाने चाहिए, लोगों को रोजगार मिलेगा और एक आबादी का घनत्व भी कम होगा। और साथ में मॉल वाली, आज मॉल में कोई नहीं जा सकता। बड़े धन्यवाद आपका भी। अब दो तीन और कह रहा हूँ, काम चलेगा भाई। दो तीन और है, यहाँ तो 12 बज जाएंगे। कमर्शियल मॉल के बारे में सोचना चाहिए। जो हमारे जयपुर के जो लोग हैं, उनका मैं धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूं। और साथ में एक मैं आपको निवेदन ये और करना चाहता हूं, हम कि गरीब लोगों को, श्रमिकों को, इनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन की गोलियां निःशुल्क दी जानी चाहिए। हमारे आरडीपीएल जैसी कुछ कंपनियां बंद पड़ी हैं जो इस काम में आगे आएंगी, उनको आप चालू करेंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, सस्ती दवाएं भी मिलेंगी। और एक ऐसा प्रकोष्ठ बनाया जाना चाहिए जो इस बात पे विचार करे कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, संक्रमण को खत्म करने के लिए किस तरीके के मशीनों का उपयोग हो रहा है। कोरिया में मशीनें आ रही हैं, मोबाइल को अभी हम सैनिटाइज करते हैं, सैनिटाइजर लगाते हैं, कोई अपने दूसरी चीजों को पानी से धोता है, लेजर से भी इसको डिसइंफेक्टेड किया जा रहा है। तो और एक और 2 सुझाव और हैं। एक तो विभिन्न थानों में व्हीकल्स पड़े हैं जो खराब हो रहे हैं, लंबे समय से व्हीकल्स पड़े हैं, इनको छुड़ाने के लिए आप माननीय हाईकोर्ट से बात करके कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि व्हीकल्स छूटे, नहीं तो बड़े बड़े कंडम हो जाएंगे, लोगों का नुकसान होगा, राष्ट्रीय नुकसान होगा। और बिजली पानी के जो बिल स्थगित होने चाहिए, इसके लिए केंद्र से बिना ब्याज का पैसा मांगा के लिए रिक्वेस्ट की जानी चाहिए। इनके बिल स्थगित करके जब इनके बिल का पेमेंट आएगा तो आप केंद्र को चुका दें। बहुत मुश्किल हो रही है लोगों के सामने 18,000 धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। श्री नरपत सिंह राजवी जी। काम तो आपने काफी किया है। नमस्कार। कहाँ दिख रहे हैं आप? कहाँ बैठे हैं? तो यहाँ बैठे हुआ हूँ, दिखने तो अभी आ जाएगी। ढूंढ रहा हूँ आपको, ढूंढ रहा हूँ मैं। कहाँ हो? अब ठीक है, बताइए। तो ये अभी ये जो आपके प्लाज्मा जो टेस्ट किया है, ये जो परमिशन मिली है, इसको और बढ़ाने की जरूरत है। इसका वास्तव में इफेक्ट आ रहा है, बिकॉज हार्डन कोविड जो है इसको रिवाइव वापस होता है, उसकी इम्यूनिटी काफी अच्छी डेवलप हुई है, इसीलिए हमारी मॉर्टिलिटी कम है। आवाज सही जा रही है, माइक के पास, माइक पास में ले होते और रिलैक्सेशन कौन सा ये सब जो पास की और लॉकडाउन। अब ये जयपुर शहर में और अन्य नगर पालिकाओं में भी दिए होंगे, नगर निगम दिए होंगे, बहुत सारे। एक ही पांडे के दीजिए, अगर मैं दिखा रहा डिटेल लिखे। हाँ बताइए। इनमें ठेले लगाने के सब्जी और इसके लिए जो लाइसेंसेस दिए हैं, इसमें तो 100% टेस्टिंग के बिना नहीं। अभी कल ही एक सस्पेक्टेड था जोटवाड़ा में, उसको पिक किया है, वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। तो जो इस तरह के हैं वो सुपर स्प्रेडर ही हैं, दूध वाले हैं जो गलियों में जा रहे हैं, जिनसे कांटेक्ट होगा और उसके बाद में कहाँ का कांटेक्ट हुआ है उसका अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। हमारा नंबर अभी तक पॉजिटिव होने की, बाकी माइक म्यूट करें। पॉजिटिव जितने भी अभी आ रहे हैं उसकी संख्या तो रोज बढ़ रही है, लेकिन ठीक होने वालों की भी है। उसके लिए आप सभी कोरोना के फाइट करने वाले फोर्सेस है वो धन्यवाद के पात्र हैं।
पीएम ने इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए स्टेप्स के आपसे सुझाव मांगे थे। इकोनॉमी रिवाइव तभी होगी कि अब कह रहे हैं, मेरे तो यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया 2-3 है, लेबर आधी अधूरी जैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर अलाउ किया है, लेकिन जब तक चेन, उसकी इकोनॉमी की चेन साथ में नहीं होगी, वो रॉ मटेरियल आना, उसके लॉजिस्टिक्स और डिस्पोजल फिनिश्ड गुड्स का, तब तक इंडस्ट्रियलिस्ट पूरा प्रोडक्शन नहीं ले रहा है। अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउ कर दी, सीमेंट की, WBM, ये बाकी उसकी लॉजिस्टिक्स नहीं होगी, काम नहीं चलेगा। प्लम्बर को आपने अलाउ कर दिया, सैनिटरी की दुकानें बंद है, सामान कहां से लेगा, तो काम नहीं चल रहा। इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिक की दुकानें बंद है, इलेक्ट्रिशियन को अलाउ कर दिया। तो थोड़ा थोड़ा ये अधिकारी नीचे स्टडी करके जहां जहां आवश्यक है उन लूप होल्स को प्लग कर दे, तो धीरे धीरे अपन इससे बाहर निकलने की स्थिति में होंगे। लॉजिस्टिक्स अभी वीक है, सीमेंट फैक्ट्रीज अभी तक पूरे प्रोडक्शन में नहीं है, और वो तो अभी मेरे ख्याल से 150 से 200 रुपए पर बैग बढ़ा भी रही है कीमत। सप्लाई चेन में सुधार करने के लिए थोड़ा और अध्ययन करने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर में परचेजेस अभी नागण्य हुई है। मैं तो खुद किसान हूं, मेरे गढ़साना में जमीन है। परमिशन के लिए मैंने कोई 10 दिन पहले अपलोड किया था, आज तक कोई रिप्लाई सिर्फ इतना है कि आपका प्रोसेस किया जा रहा है। तो ये 15-10 दिन और प्रोसेस नहीं होगा तो मंडी में सामान तो बिक जाएगा, लेकिन वो प्रोसेस वही रह जाएगी, तो बहुत डिफिकल्ट है। मैं बैठा हूं, मेरे नाम पर खातेदारी जमीन है, तो मैं अगर वहां पर जाकर करूं, कितना कन्वीनियंट रहेगा। सीनियर सिटीजन को, स्कूल के बच्चों को, विडो को, इनके लिए छूट होनी चाहिए कि वो कहीं भी कर ले राजस्थान में, आधार से लिंक कर दें। भामाशाह कार्ड आपने खत्म कर दिया, आधार से लिंक कर ले, वो कहीं इधर उधर जाने वाली नहीं है। अभी बाहर से कोई प्रोड्यूस आएगी भी नहीं, हरियाणा या पंजाब से। लेकिन ये उनकी, जब तक काश्तकार के पास कुछ नहीं मिलेगा, आने वाली फसल बीजने को है तो आपने पैसा दिया, लेकिन उस पैसे के अलावा भी काफी खर्चा होता है, क्योंकि डीजल बहुत महंगा है। गंगानगर और पंजाब में 11 रुपए लीटर का डिफरेंस था, अभी जो आपने बढ़ाया इससे पहले, ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि जोधपुर से जा रहा है। इतना डिफरेंस हो तो या तो हम वहां से चोरी छुपे लेके आए, जो 11 रुपए सस्ता है, तो अल्टीमेटली साल भर में अगर इकोनॉमी देखते हैं तो काफी फर्क पड़ता है। आपके डीजल के भाव बढ़ाने के बाद में बाकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बढ़ेगी जो बढ़ेगी। नेशनल परमिट की एक भी गाड़ी राजस्थान में नहीं बना रही। आप 2 महीने ट्राई करके देख ले। मैं लेटर टाइम हो रहा है। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। सब लिख के भेज दो मेरे को, पॉइंट सारे सुझाव लिख के भेज दो। ये सब सुझाव लिख के भेज दूंगा, अगर आप पढ़ लेंगे तो। मैं तो कल रात को भी एक लेटर भेजा है। महाराणा प्रताप के प्रति जो कमेंट किए वो अच्छे नहीं किए, थोड़ा अच्छा नहीं लगा। आपको फिर लिख के भेज। महाराणा प्रताप के प्रति काफी सोशल मीडिया में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, किसने किए हैं? मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी गुलाबचंद बोल रहा हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। हाँ जी, हाँ जी। मुख्यमंत्री जी, हाँ बोलिए आप। एक बात कहना, मैं ये कह रहा हूँ कि वास्तव में जो नरपत सिंह जी ने बात कही, गुलाबचंद कटारिया बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए साहब। गुलाबचंद, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बात कह रहा हूँ, आवाज आ रही है? गुलाबचंद आ रही है। मंडी का ये जो बढ़ने के कारण से मेरा उदयपुर और चित्तौड़, ये सारी मंडियां लगभग फेल हो जाएगी। यहाँ व्यापार सब खत्म हो जाएगा, सारा व्यापार गुजरात में और बाकी जगह चला जाएगा। इसको आप गहराई से किसी टीम को भेज करके स्टडी करके देख लें, नहीं तो मेरे इस एरिया का व्यापार तो टोटली खत्म होकर के सारा गुजरात शिफ्ट हो जाएगा, हमारी मंडियां खाली पड़ी रहेगी। ठीक है, धन्यवाद। कालीचंद सराफ साहब। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जयपुरिया हॉस्पिटल को जिसको आपने कोविड-19 के लिए डेडिकेटेड किया था, उसको आपने उससे मुक्त कर दिया
बार बार निवेदन के बाद भी, और वहाँ 3000 का ओपीडी था, बताना वो क्यों। समाप्त हो गया और लोग बाग निजी अस्पतालों में जाने लग गए। पर देर आए दुरुस्त आए, आपने उसको कोविड-19 डेडिकेटेड से मुक्त किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने अखबार में पढ़ा था कि एसएमएस हॉस्पिटल को भी आप 1 जून से और इससे मुक्त कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा निर्णय है और इसका निश्चित रूप से स्वागत किया जाना चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने ये घोषणा की थी कि 2000 डॉक्टर्स की नियुक्ति 30 दिन के अंदर कर दी जाएगी। अभी जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें 3500 डॉक्टर्स बैठे थे, सब एमबीबीएस थे। उनमें से आपने 735 लोगों का सिलेक्शन किया, बाकी लोग अभी तक बाकी हैं। तो मेरा ये कहना है कि जितने भी एमबीबीएस डॉक्टर जिन्होंने अप्लाई किया सरकारी नौकरी के लिए, उन सबको यदि हम डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दे देंगे और जो सीएससी पीएससी जो हमारी खाली पड़ी है उसमें यदि वो जाकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना से लड़ाई में हम लोगों को सहायता मिलेगी। इसी प्रकार से मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो छोटे लोग हैं, नाई है, धोबी है, ऑटो रिक्शा चालक हैं, मजदूर हैं, बागवान हैं, ये जो कर्नाटक सरकार ने जिस प्रकार का मॉडल लागू किया है, 5000 रुपये उनको सहायता दी है और बागवानों को 25,000 रुपये, ये यदि यहाँ पर भी अपन लागू करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और जहाँ तक जयपुर शहर का सवाल है, मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ 60 थाना क्षेत्र हैं, थाना है, तो उन थानों में से केवल 10 थाने इस प्रकार के हैं कि जिसमें 84% हमारे कोरोना के मरीज यानी जो कोरोना वायरस है वो 84% इन 10 थानों के अंदर है। तो मेरा ये कहना है कि ये 10 थानों में इस प्रकार से इनको सील किया जाए कि यहाँ के नागरिक दूसरी जगह नहीं जा पाए, क्योंकि ये जो लोग बाग बाहर जा रहे हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने, और इससे जो ग्रीन जोन है जहाँ अभी तक कोई भी कोरोना का मरीज नहीं है, वहाँ पर भी ये फैल रहा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इन 10 थानों को आप सख्ती के साथ, चाहे वहाँ आरएसी लगानी पड़े तो आरएसी लगाएं, चाहे वहाँ पैरा ये अपने और कोई व्यवस्था अर्धसैनिक बल लगाना चाहे तो वो लगाएं, पर इनको सख्ती से आप यदि सील नहीं करेंगे तो जयपुर शहर में जो ग्रीन जोन में आते हैं वहाँ पर भी ये इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी। इसी प्रकार से अभी ये निर्णय किया है कि जितने भी फल सब्जी वाले हैं उन सबको हम प्रतिबंधित करेंगे जो ठेलों पर ये बेचते हैं, और केवल हर वार्ड में 10 इस प्रकार के फल सब्जी वालों को हम लाइसेंस देंगे। तो मैंने नगर निगम से पता किया, उनका अभी तक कोई वेरिफिकेशन नहीं किया, कोई कोरोना का उसका टेस्ट नहीं किया। तो मेरा कहना यह है कि लगभग 5000 लोग फल सब्जी बेचते हैं पूरे जयपुर शहर में। यदि हमने केवल 900 लोगों को इसका लाइसेंस दिया तो इससे 4000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जितने भी फल सब्जी वाले हैं और जो अपना कोरोना टेस्ट करा लेता है और जो कोरोना टेस्ट में निगेटिव आता है उसको लाइसेंस दिया जाना चाहिए। पॉजिटिव हो उसको लाइसेंस मत दीजिए, पर जितने भी निगेटिव जो आते हैं कोरोना जिनके नहीं है उनको यदि हम लाइसेंस देंगे तो निश्चित रूप से इनमें बेरोजगारी नहीं फैलेगी। इसी प्रकार से राशन की व्यवस्था का जहाँ तक सवाल है, हमने पहले भी कहा था कि आज तक जितनी भी आपदा के जो आपदा प्रबंधन का काम होता है वो नागरिक सुरक्षा के द्वारा होता है, सिविल डिफेंस के द्वारा होता है। पहली बार नगर निगम के द्वारा ये काम हो रहा है, जिसके कारण पक्षपात हो रहा है। कई जगह तो राशन 3-3 बार मिल गया और कई जगह इस प्रकार की है कि जहां अभी तक राशन बिल्कुल भी नहीं मिला। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि ये काम आप सिविल डिफेंस के माध्यम से करवाएं, जिसमें बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के और सब लोगों को और ये राशन की सुविधा उपलब्ध हो। इसी प्रकार से मैं ये जो मंडी टैक्स की बात है, आज सारी मंडियां 247 मंडियां हमारे राजस्थान की बंद पड़ी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मंडी टैक्स के बारे में आप निश्चित रूप से विचार करें। और जहां तक हमारे महेश जी जोशी ने जो सुझाव दिया, जो विधायक कोष का पैसा है वो आपने केवल अभी मेडिकल एक्टिविटीज के लिए रिजर्व किया है। मैं ये कहना चाहूंगा और जो सख्ती करनी हो, चाहे लॉकडाउन में हो चाहे कर्फ्यू में हो, वहां सख्ती करें। हर जायज काम के हम साथ में हैं, लेकिन आप कहें कि राजनीति नहीं करें तो अभी तक तो हम नहीं कर रहे।
लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक पक्षपात कर रहे हैं कि एक जगह तो 55,000 राशन वितरण हो रहा है और एक जगह 11,000 हो रहा है, तो हमको मजबूरी में फिर करना पड़ता है। इन बातों पर आप ध्यान दें। मैं समझता हूं ये आपके स्तर पर नहीं हो रहा होगा, लेकिन नीचे के स्तर पर और अधिकारियों के स्तर पर गड़बड़ी हो रही है, और विशेष रूप से नगर निगम के लोगों से। ये आप बिल्कुल चेक करा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अमीन कागी जी। अमीन भाई। नमस्कार साहब। नमस्कार। मैं आपके स्वस्थता और जिस तरीके से राजस्थान को आपने संभाला और पूरे देश में एक ये मैसेज देने में हम कामयाब हुए कि आपके नेतृत्व में राजस्थान में कोरोना की लड़ाई हमने कितने अच्छी तरीके से लड़ी, उसके लिए सबसे पहले आप और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बस। किशनपोल विधानसभा क्षेत्र का 90% इलाका जो चार दीवारी से आता है, उसमें जैसा आपका निर्देश है उसमें मैं 2-3 महत्वपूर्ण सुझाव दूंगा कि तकरीबन 20 व्यापार मंडल हैं जिनकी करीब 600 से 700 दुकानें प्रत्येक व्यापार मंडल में हैं और उनका डेली का व्यापार तकरीबन 40,000 से 50,000 रुपये प्रति दुकान प्रतिदिन है। तो जो व्यापार का नुकसान हुआ और कई लोग रोजी रोटी के संकट में जिस तरीके से व्यापार में परेशान हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि भारत सरकार को और रिजर्व बैंक की गाइडलाइन जिस तरीके से है, आज उनकी वर्किंग कैपिटल एक्सक्यूज हो गई और वर्किंग कैपिटल फंसी हुई है, ब्याज का लोड है। रिजर्व बैंक ने, भारत सरकार ने ब्याज एक्सटेंड कर दिया, लेकिन 3 महीने बाद ब्याज उनको जितनी भी वर्किंग कैपिटल हैं उनका एक साथ देना पड़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक सुझाव आप भारत सरकार को ये भी दें कि जो छोटे व्यापारी हैं जिनकी 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख की लिमिट है बैंकों में, उनको 3 महीने के लिए 20% अनसिक्योर्ड लोन को एक्सटेंड करा जाए और ऋण मुक्त कर दिया जाए। एक सुझाव। दूसरा सुझाव यह है कि जयपुर में तकरीबन जो किशनपोल विधानसभा क्षेत्र और आसपास का जो इलाका है उसमें 470 होटल्स हैं और सारी होटल्स का एक भारत सरकार के नोटिफिकेशन के द्वारा तकरीबन 31 अक्टूबर तक इनको बंद कर दिया गया है और उनको सारे व्यापारियों को ये पता है कि हमारी होटलें 30 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक नहीं चलेंगी, तो उन्होंने कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया है। ले चलते हैं की तारीफ की कि क्या ऐसी वर्किंग रही। बहुत से एमएलए फोन करते हैं, मध्य प्रदेश से फोन करते हैं, गुजरात से फोन करते हैं कि आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि इतनी तारीफ हो रही है। तो मैं बाकी सब बातें तो इन्होंने कह ही दी। एक छोटा सा शेर आपके लिए कहना चाहता हूँ। जो फकीरी मिजाज रखते हैं, जो फकीरी मिजाज रखते हैं अपनी ठोकर में ताज रखते हैं, जो फकीरी मिजाज रखते हैं अपनी ठोकर में ताज रखते हैं, जिनकी कल पे निगाहें होती है वो अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं। ये एक आपके नजर शेयर करना चाहता हूँ। कुछ सजेशन, जैसा कि अभी इन्होंने कहा, बोरा जी ने कहा कि रामगंज में 600 पेशेंट, मैं उनको बता दूं कि 600 पेशेंट तो पूरे जयपुर में ही नहीं है पॉजिटिव पेशेंट की संख्या अभी जयपुर शहर में 400 के अंदर है और रामगंज में वो संख्या करीब 65 है। और मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो जयपुर शहर में 1000 का फिगर पहुंच गया था पॉजिटिव का, वो इतना अच्छा प्रोसेस चल रहा है और इस तरीके से कंट्रोल किया गया है कि वो 600 पेशेंट सिर्फ 350 पेशेंट में तब्दील हो गए हैं। परसों मैंने फिगर लिया था सीएमएचओ से, तो सिर्फ 350 पेशेंट पॉजिटिव थे। क्वारंटाइन सेंटर की बात कर रहे हैं, मैं एक क्वारंटाइन सेंटर जाके आया हूं और इनसे भी गुजारिश करूंगा, कोई सजेशन हो आप मेरे साथ चलें क्वारंटाइन सेंटर पे, जो भी दिक्कतें हैं मिलजुल के सॉल्व करेंगे। हर क्वारंटाइन सेंटर पे मैं एक वीक में एक राउंड जरूर लेके आता हूं, तो सभी क्वारंटाइन सेंटर पे मैं जाके आ चुका हूं। ये भी किसी दिन चलना चाहे तो इनका स्वागत है। एक बात के लिए मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने वॉल सिटी में, जो हम काफी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि राशन में गेहूं की जगह आटा दे दिया जाए, तो आटा और दाल मिलनी शुरू हो गई है राशन कार्ड से।
ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। तो वॉल सिटी में जहां कर्फ्यू लगा हुआ है वहां आटा मिलने से लोगों को पिसाने का और उसका झंझट खत्म हो गया। तो इसके लिए आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। एसएमएस में अपन पॉजिटिव पेशेंट रख रहे थे, तो एक सुझाव ये है कि एसएमएस में पॉजिटिव नहीं रखें, अपन आरयूएचएस के अधीन कर दें या कहीं और रख दें, ताकि रूटीन की प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आए। रूटीन टेस्टिंग, रूटीन जांचें, रूटीन पेशेंट का एक मई से हो जाएगा, 1 जून से इससे बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, एक मैंने सजेशन आपको पहले भी दिया था सर कि जितने भी लोगों को हम, अभी कालीचरण जी ने भी कहा, जितने भी लोगों को हम फल सब्जी दूध और किराना के सामान बेचने का लाइसेंस दे रहे हैं या उनको अलाउ कर रहे हैं, तो पूरे प्रदेश स्तर पे ये बना के हमने आदर्श नगर में शुरू कर दिया ऑलरेडी। जो भी आदमी जिसको हमने लाइसेंस दिया सब्जी बेचने का, उसको हम टेस्ट करा रहे हैं। कल से हमारी टेस्टिंग शुरू हो गई है ऑलरेडी। तो पूरे प्रदेश में इन लोगों की टेस्टिंग हो जाए, क्योंकि इनकी वजह से स्प्रेड होगा। अगर कम्युनिटी स्प्रेड होगा तो बेचने वालों को, केमिस्ट, दूध वाले, फल सब्जी वाले और किराना, इन सभी की कंपल्सरीली टेस्टिंग हो जाए, तो इनसे जो आदमी सामान खरीदेगा उनको अफेक्ट नहीं आएगा। और एक पूरा प्रोग्राम बना के इनकी टेस्टिंग की जाए कि जैसे आज कर ली तो उसके बाद 7 दिन बाद अपन फिर कर ले, तो उससे हम बाकी स्प्रेड से बच जाएंगे। किसी भी जगह दूसरा आदमी स्प्रेड होने से बच जाएगा। एक अभी मेरे यहाँ जनता कॉलोनी में एक ऐसा किस्सा हुआ, एक आदमी 40 दिन अपने घर में रहा, सिर्फ 2 दिन बाहर सब्जी लेने आया ठेले पे और उसमें वो पॉजिटिव हो गया। तो हमने वहां कर दिया ऑलरेडी। तो पूरे राजस्थान में अगर ये मेथड अडॉप्ट कर लिया जाए तो हम जो ये बेचने वाले इनसे स्प्रेड हो रहा है उससे बच जाएंगे। एक जो सर मंडी टैक्स की बात आ रही है, इस पे एक बार पुनर्विचार करना चाहिए सर। जो इनसे रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज पे काफी दबाव आ जाएगा। जैसे मंडी टैक्स यहां लग जाएगा और पड़ोसी स्टेट्स में नहीं लगेगा, तो जो इंडस्ट्री जिसमें भाड़ा ज्यादा नहीं लगता है, उसका बिजनेस माइग्रेट हो जाएगा वहां। तो ये बिजनेस बचाने के लिए हमें जो इससे रिलेटेड एरियाज हैं और रिलेटेड इंडस्ट्री है, उनके लिए हमें जरूर एक बार इस पे विचार करना चाहिए सर। एक जैसे अभी खाने की बात की सर, जयपुर शहर में खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। जितने भी थाना क्षेत्र है, उस हर थाने में हमने एक टीम बना रखी है सर। उसमें एक आरएएस अधिकारी, 2 जेईएन, एईएन और तहसीलदार, वहां ये सिस्टम अडॉप्ट कर रखा है हर थाने में, जयपुर शहर के हर थाने में, कि वहां जितने भी समाज सेवी खाना बना के भेजते हैं वो खाना वहां आ जाता है। और जितनी डिमांड आती है, अगर उसके पास खाने की अवेलेबिलिटी से ज्यादा डिमांड होती है तो उसको अथॉरिटी के अक्षय पात्र से खरीद ले, और जितनी डिमांड है उसको 100% एग्जीक्यूट करे। तो ये काम आपकी टीम, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर और उनके सबके सहयोग से बहुत अच्छे से मटेरियलाइज हो रहा है। हम करीब 2.5 लाख आदमी को डेली खाना देते हैं सर, और हर थाना क्षेत्र में पूरी तरीके से एडवर्टाइज किया हुआ है। कहीं भी कोई डिमांड हो तो उसका टेलीफोन नंबर है और वो वहां लिखा सकते हैं। तो कोई किसी तरह की ऐसी परेशानी नहीं है कि कहीं भी हम आदमी भूखा रह रहा हो सर। एक डॉक्टर्स की इन्होंने बात की सर कि एमबीबीएस जो पुरानी भर्तियां पेंडिंग है, अगर वो हो जाए तो थोड़ा सा मेडिकल स्टाफ को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा सर, क्योंकि काफी दिनों से बहुत ड्रास्टिक लेवल पे वर्किंग हो रही है सर। खाद्य सुरक्षा में कवर सर, जयपुर शहर में सर करीब 7,44,000 राशन कार्ड कवर नहीं है सर। तो जैसा महेश जी भाई साहब ने कहा कि उनको वन टाइम भी दे दिया जाए सर 10-10 किलो, तो एक बार उनकी पूर्ति हो जाएगी सर। बाकी तो बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जयपुर रूरल में 80% कवर है, जयपुर में 20-22% ही कवर है, मतलब 7,44,000 राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा में कवर नहीं है सर जयपुर शहर में। तो अगर वन टाइम भी दे देंगे सर तो बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। टोटल 8,88,000 राशन कार्ड है सर, सिर्फ 1,44,000 राशन कार्ड कवर है, तो 7,44,000 बहुत बड़ा फिगर है। अगर इनको हम वन टाइम राशन कार्ड, वन टाइम अनाज दे दे 5-5 किलो 10-10 किलो के लिहाज से, तो एक बार उनको रिलीफ जरूर मिल जाएगा सर। तो ये अगर अपन कर देंगे तो काफी बड़े लेवल पे इनको मदद मिल जाएगी सर। बाकी सभी बातें, सिविल डिफेंस की बात सर एक इन्होंने कालीचरण जी ने कही, सिविल डिफेंस से हमने शुरू किया सर। पहले 15-20 दिन सिर्फ सिविल डिफेंस नहीं बांटा सर, और 20 दिन में सिर्फ 11,000 बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट कर पाए सर। आज एक विधानसभा में 40-50 हजार डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, मतलब विद इन 7 डेज उन्होंने 50,000 नगर निगम वालों ने बांटे, और सिविल डिफेंस ने 3 हफ्तों में 11,000 बांटे। अगर हम नगर निगम, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका नहीं आती सर। रफीक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड।
कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी, मेंबर पार्लियामेंट, जयपुर ग्रामीण। सर नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर आपको? आ रही है, सुनाई दे रही है। जी सर, आपने हम सबसे बातचीत करी और हम सबसे आप राय मशवरा मांग रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। जनता से लगातार संपर्क रहता है, कुछ बातें ऐसी आती हैं जो आप तक पहुंचाएंगे प्रशासन तक, तो जरूर उसका कोई ना कोई समाधान निकलेगा। बहुत से सुझाव भी आए इस पीसी में, मैं अभी सुन रहा था, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी, अगर कोरोना वायरस सुन रहा हो तो उसकी तो हिम्मत बढ़ जाएगी। दुश्मन हमारा एक है, उस दुश्मन को परास्त करना बहुत जरूरी है। न धर्म में, न जाति में, न कोई पार्टी में ये वायरस भेदभाव नहीं करता। इसको परास्त करेंगे तो आगे राजनीति जरूर चल हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यही है, और आपने इस पर भी बात करी। एक लोगों में डर है, वो बीमार जो व्यक्ति है उससे भी डरते हैं। तो इसको दूर करने में एक जागरूकता अभियान चलाना बहुत जरूरी है। जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत हो, उनसे हमें कोई डर नहीं होना चाहिए, ना ही कोई परहेज होना चाहिए। और क्वारंटाइन में भी अगर कोई व्यक्ति जाता है तो 80 से 90% लोग स्वस्थ होकर निकलते हैं, तो घबराने की बात नहीं। ज्यादा नहीं डॉक्टर्स भी इस बात करीब सभी निकलते हैं, करीब मुश्किल तो ऐसा नहीं करते। तो बिल्कुल सही मुख्यमंत्री साहब, तो कहने का मतलब यह है कि जो अंदर से जो इच्छा शक्ति होती है शरीर की, वो इच्छा शक्ति इस वायरस को समाप्त कर सकती है। तो एक भरोसा, एक विश्वास कि अगर हो भी जाए, पहली बात तो इस तरह से कार्रवाई करें कि ना हो, और अर्थव्यवस्था भी चले और बाकी सारा काम भी चले, और हो भी जाए तो ऐसी कोई चिंता और घबराने की बात नहीं है। ये जागरूकता करने का बहुत जरूरी बात है। दूसरा, जो बड़ी मात्रा में जो प्रवासी आ रहे हैं, उसके अंदर माइग्रेंट वर्कर्स, लेबरर्स आ रहे हैं, उसमें कुछ एक स्किल्ड वर्कर्स भी हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स भी हैं। कोई ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, कोई अर्बन इलाके में जा रहे हैं। सबको अपने अपने तरह का काम मिलना शुरू होना चाहिए। 1 महीने रुक जाएंगे, 2 महीने रुक जाएंगे, लेकिन जैसे आपने भी सही कहा, जितने भी एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं वो कम से कम 1 साल की बात कर रहे हैं, तो ये लंबे समय तक चलेगा। उसके लिए जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टाइप का होता है वो तुरंत हमें शुरू करने चाहिए। राजस्थान के अंदर जो बाहर से लोग आ रहे हैं, वो उनका स्किल क्या है, और स्किल के हिसाब से अगर कोई नौकरी उनको मिल सकती है, क्योंकि आने वाले समय में जहां जरूरत होगी, मान लीजिए कोई मुंबई से आया है, मुंबई में अपना काम छोड़कर आया है, लेकिन वो स्किल्ड वर्कर है, अगर उसको जयपुर के अंदर ही उसी तरह का काम मिलता है तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। तो इसलिए एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टाइप इस तरह से होना चाहिए, जहाँ पे स्किल्ड जो वर्कर्स है उनको काम मिल सके। जो लोग ढूंढ रहे हैं स्किल्ड वर्कर्स को, उनको एक जगह पर इन सब का पता मिल सके। जो काम तलाश रहे हैं उनको भी एक जगह पे। उसी तरह जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है, मैंने एक रिपोर्ट भी देखी थी टीवी में, बड़ी मात्रा में मनरेगा से लोग जुड़ रहे हैं। मनरेगा के अंदर पैसे की मात्रा भी बढ़ा दी गई है। अब जो बड़ी मात्रा में लोग मनरेगा से जुड़ रहे हैं, अभी क्योंकि बारिश का मौसम जल्दी आने वाला है, हम उसका लाभ उठा सकते हैं। पानी की भी समस्या की बात आपने थोड़ी देर पहले उठाई थी, हम इसका लाभ उठा सकते हैं कि जो पिछली सरकार के अंदर एक जल स्वावलंबन पर अच्छा काम हुआ, और जल स्वावलंबन कोई पार्टीबाजी नहीं है, वो हम राजस्थान के अंदर जितने भी हम सबका दायित्व बनता है। तो बोर कुओं का रिचार्ज होना, चेक डैम खुदवाना, गांव खेत के अंदर कुंड बनाना, और ये बारिश से पहले अगर अभी शुरू कर दें हम काम, तो बारिश के अंदर जितना पानी आएगा उसको हम बचाकर आगे जो समस्या होती है पानी की, उसको हम सुलझा सकते। हम वृक्षारोपण के ऊपर भी बहुत बड़ा एक अभियान चला सकते हैं मनरेगा के तहत, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में लोग जुड़ रहे हैं उससे। तो आने वाले समय के लिए हम हमारी जो पीड़ा है उसको कम कर सकते। राशन के ऊपर बात हुई, अलग अलग विधायकों ने बात करी। मेरे पास भी रिपोर्ट आती है मुख्यमंत्री साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग, जनता कहती है नीचे जमीनी स्तर पर कि भेदभाव हो रहा है।
आप अपने लेवल पर इसको यकीन करिए। मुझे लगता है कि एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अकाउंटिंग के माध्यम से शायद ये जो भेदभाव कम हो सकता है कि जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसकी लॉगिंग होनी चाहिए। कौन से में कहां पर आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया और दोबारा वहीं पर ही डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले क्या दूसरे मोहल्लों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ या नहीं, इस तरह से एक लॉगिंग होनी चाहिए, एक अकाउंटिंग होनी चाहिए। उससे अपने आप राशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो भेदभाव है वो कम हो जाएगा। दूसरा जो बात कुछ अन्य विधायकों ने भी उठाई, जो मंडी के ऊपर जो 2% जो किसान कल्याण कोष के नाम से जो फीस लगाई जा रही है, मुझे लगता है आप एक बार देख लें। मैं जानता हूँ आपका जो इच्छा है, आपका जो इंटेंशन है वो यही है कि पैसा राजस्थान के लिए इकट्ठा होता है, आप उसको खर्च करके लेकिन एक बार फिर उसको आप फिर विचार कर लें। और व्यवस्था के ऊपर अब तो ये हमले थोड़े कम हो गए, मैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ कि ये बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। जो हमारे कोविड वॉरियर्स हैं आगे भी ये चलकर मोहल्लों में जाएंगे, ऊपर कोई प्रहार सुरक्षा हो, इसका टिड्डी का जो है आपने उसके ऊपर उठाया, टिड्डी दल का जो वो है, अब टिड्डी जो आगे बढ़ रही है उससे पहले जो केमिकल्स की जो स्प्रेइंग होनी चाहिए वो मेरे ख्याल से हम प्रोएक्टिव होकर करें। जो रास्ता वो जो हमारे साइंटिस्ट बता रहे हैं, जो रास्ता वो ले रहे हैं, उसमें हम पहले से वहां पर जो केमिकल्स का छिड़काव करें, तो प्रोएक्टिव होकर करें। जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो चलनी बहुत जरूरी है, निसंदेह। मुझे लगता है कि जो ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन है, उसके अंदर बहुत से ऐसे हैं कि जिले को नहीं, अगर आप तहसीलवार आप इसका जायजा करें तो तहसीलवार है कई जगह जहां बिल्कुल भी अभी कोई कोरोना का केस नहीं है, ना पहले। मैं अपने क्षेत्र का भी उदाहरण दे सकता हूं जहां शुरू से लेकर अभी तक कोई कोरोना का केस हुआ ही नहीं। वहां पर लॉकडाउन जो है वो इंटर तहसील बाउंड्री पर होना चाहिए, यानी तहसील को जंप ना करें, ब्लॉक को जंप ना करें, लेकिन ब्लॉक के अंदर पूरी तरह से खुली छूट होनी चाहिए। हाँ, जो हमारा सोशल डिस्टेंस, मास्क है, ग्लव्स है, वो पूरा कायदे के हिसाब से होना चाहिए। बीच में लोग बोल रहे हैं तो मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ। तो वो कायदे के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन छूट होनी चाहिए, आर्थिक छूट होनी चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि जनता इस तरह जागरूक आ रही है कि दुकानों के सामने उन्होंने एक बाड़ाबंदी कर दी है ताकि एक से ज्यादा व्यक्ति नहीं है। बहुत शानदार, मैं बधाई देना चाहता हूँ ऐसे दुकानदारों को इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि ये जागरूकता का एक बहुत शानदार पैमाना है, बहुत शानदार एक स्टैंडर्ड है कि हर दुकानदार अपने दुकान के आगे एक सोशल डिस्टेंसिंग को बना के रखे। बहुत बढ़िया। लेकिन ये जो आर्थिक गतिविधियां है इसको खोलना बहुत जरूरी है और आप इसको तहसीलवार इसको देख सकते हैं। और उसी से मुझे ध्यान में आता है कि मेरे क्षेत्र के अंदर सब्जियां बहुत होती है और सब्जियां जो दिल्ली जाती हैं उसके माध्यम से कोरोना केस आए हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन इनको रोकना सही नहीं है। किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं? एक तो जो जितनी भी गाड़ियां जा रही हैं दिल्ली, या तो हम राजस्थान के तरफ से हम दिल्ली में एक व्यवस्था करें कि मास्क और ग्लव्स तो खैर कंपलसरी है ही, वहां जाएं अपनी सब्जी और सब्जी बेचने के बाद जब वापस आते हैं एक जगह हम चिन्हित करते हैं, जहां पे मतलब जयपुर की तरफ आते हैं तो वहां एक जगह हो गई, अलवर की तरफ से आते हैं तो वहां एक जगह हो गई, जगह चिन्हित करके हम उनके लिए मैंडेटरी कर दें कि यहाँ पर गाड़ियों को सैनिटाइज करा जाएगा, यहाँ पर आप सब साबुन के साथ नहाएंगे, अपने बैग में जो दूसरे कपड़े लेकर आए हैं वो पहनिए, ताकि घर जब आप वापस जाएं तो वायरस ना आपके कपड़े के ऊपर हो ना गाड़ी के ऊपर हो। और ये अगर एक ड्रिल की तरह शुरू करेंगे तो हमारा जो सब्जी का उत्पादन है उसकी बिक्री भी हो पाएगी और साथ ही साथ जो वायरस है वो घर तक कम रहेगा। एक आरोग्य सेतु ऐप के बारे में मुख्यमंत्री साहब अगर आपका ध्यान में आकर्षित कर सकूं तो। नोट हो रहा है सब, नोट हो रहा है। हाँ सर, मैं खास तौर से ये बताना चाहता हूं कि कुछ रिपोर्ट ऐसी आई है कि आरोग्य सेतु ऐप को
कुछ प्रशासन के अधिकारी कह रहे साहब ये जरूरी नहीं है, इसको आप डिलीट कर दीजिए, राजस्थान की जो एप्लीकेशन है उसको कर लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशन का अलग अलग फायदा है। आरोग्य सेतु एक तरह से हमें बतलाता है कि जो बीमार व्यक्ति है, जिसको या जो सस्पेक्टेड केस है कोरोना का, वो कहाँ पर है, तो मैं अपने आप को उस व्यक्ति से या उस क्षेत्र से दूर रख सकता हूं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का वो एक और अगर एडवांस्ड वो वर्जन है, तो मुझे लगता है अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं होगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। लास्ट पॉइंट मैं आपको बतला रहा हूं कि ओपीडी जो है वो ओपीडी दो तरह की होनी चाहिए, एक आइलाइकेसिस की और एक पुरानी जो बीमारियां हैं उसकी, बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए। जो इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स की जो पेशेंट आ रहे हैं उनकी ओपीडी अलग होनी चाहिए, और जो पुराने पेशेंट हैं, क्योंकि इस बीमारी में जो पुराने पेशेंट हैं वो मारे, उसका ध्यान रखना भी बहुत 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 जरूरी है। डॉक्टर्स की भर्ती के ऊपर आप कर ही रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर्स की भर्ती पे पूरा ध्यान देकर, क्योंकि हमें नर्सेज और डॉक्टर्स की बहुत जरूरत है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। राजवर्धन जी, आपने अच्छी बात कही। कोरोना कास्ट में कम्युनिटी नहीं देखता, कोरोना जाति नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, नंबर 1। नंबर 2, वायरस को हरा पाएंगे तो पॉलिश कर पाएंगे। अच्छी बात कही। तो मैं भी कहना चाहूँगा आपको, अभी ऐसे वक्त में कोई भेदभाव करेगा डिस्ट्रीब्यूशन में के अंदर या इलाज के अंदर भी, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता क्यों नहीं हो, तो वो पाप करेगा। अभी भेदभाव करने की क्या बात है? अभी तो जीवन की रक्षा करने की बात है, जिंदगी बचाने की बात जहाँ हो रही है, मानवता की, मानव की, वहाँ तो जीवन की रक्षा और आजीविका दो ही बातें सामने आती है। ये ध्यान रख करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब कोई इक्का दुक्का कोई शिकायत आ रही है उसको दूर करते रहते हैं। धन्यवाद आपका। और लालचंद कटारिया जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, 2-3 बातें कहनी थी, बाकी तो अपन रोज ही देख ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। एक तो सर ये दूध वाला जो मामला है, दूध में रेट ज्यादा घट गई जयपुर जिले में, इसको आप दिखवाएं, डेयरी वालों से बात करें, जो भी एमडी वगैरह हैं, कि दूध के रेट 6.5 रुपए प्रति लीटर कम हो गए। वो बात हो गई अपनी इलेक्शन में, जो बात कर लूंगा आपसे। जी सर, मैं याद दिला रहा हूँ। एक सब्जी वाले मामले में जो एमपी साहब ने भी कही है कि सब्जी भारी तादाद में ग्रामीण इलाके में पैदावार हुई है, पहले फसल भी अच्छी पैदा हुई, अब सब्जी में किसानों को एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने पे जो नाके लगे हुए हैं पुलिस के द्वारा, वो रोका रोकी नहीं करें। अभी कुछ देर पहले मेरे पास फोन आया है कि मोहनगढ़ में, जैसलमेर में गेहूं का ट्रक रोक लिया। जो जैसलमेर में उनका जमीन थी वो हनुमानगढ़ गंगानगर ले जा रहे थे। इसी प्रकार सब्जी की आवाजाही में हम प्राथमिकता पे रखें ताकि 2 पैसे किसान को मिल सके। नागपुर मंडी में काफी ज्यादा संक्रमण था सर, तो जो रूरल एरिया से, अलवर से और मंडी दिल्ली, नहीं, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। दिल्ली तो है ही है। जैसे हमारे यहाँ तरबूज हो रहा है, तरबूज का ट्रक लेके थी, कोई आदमी जोधपुर जाना चाहता है तो उसको भी जगह जगह रोका टोकी की जाती है। अब तो लालचंद जी, कल जो आदेश निकला है ना जी, उसके लिए सारी छूट दे दी गई है। हाँ नहीं, वो तो पढ़ लिया मैंने सर, पर फिर भी इनको थोड़ा और सख्ती से कह दिया जाए कि इन किसानों को रोका नहीं जाए। कोई पाली जा रहा है, कोई जोधपुर जा रहा है, कोई राजस्थान के अंदर ही कई डिस्ट्रिक्टों में जहाँ डिमांड है, ये लोग मालूम कर लेते हैं आड़तियों से, और वहां ये ट्रक लेके जाते हैं ताकि 2 पैसे इनको ढंग से मिल जाए। तीसरा, ये राशन कार्ड के जो वंचित लोग हैं, खाद्य सामग्री वाले, इनको भी कोई राशन की व्यवस्था तो की जाए। बहुत लोग टेलीफोन करते हैं सुबह शाम तक, साहब राशन कार्ड है और चढ़ा हुआ नहीं है इसलिए हमारी, तो इसका कोई अलग से देख के वो किया जाए। एक सर ये मंडी वाला तो आप खुद ही देख रहे हैं, जो टैक्स वाला जो चल रहा है। दूसरा ये है कि ये जो सरसों और चने की तुलाई हो रही है, इन केंद्रों से कुछ शिकायतें आती है, तो जो अधिकारी देख रहे हैं उनको भी थोड़ा पाबंद किया जाए कि उस शिकायत का निस्तारण तुरंत करें। किसान वहाँ मौके पे परेशान रहता है। बाकी सब कुछ ठीक है, आपने अच्छी व्यवस्था कर रखी है, पूरे राजस्थान को पूरी जानकारी प्राप्त करके जो भी बातें आ रही है उसका निस्तारण हो रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपको बोलेंगे अमित सतीश जी क्या कर रहे हैं? अच्छा, राजेंद्र यादव जी।
कोटपुतली, धन्यवाद आपका। वो ठीक है, और क्या करेंगे फिर, ये तो एक जिले में निपटा है। राजेंद्र यादव जी, हम बैठे। मुख्यमंत्री जी, दौसा, जसकौर, मीना, अभी बाद में आ रहा है नंबर आपको। राजेंद्र यादव जी, ये कौन है? अच्छा, हाँ, अच्छा, ठीक है। हाँ, आप बोलिए, कोई बात नहीं। चलो आप पहले बोलिए राम कुमार जी। आपका नंबर बाद में आएगा। मौका दे रहे हैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप फोन पे भी बात करते हैं और आज बीसी भी कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप हमारी माध्यम से क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। जसकौर जी, आप थोड़ा रुकिए। जसकौर जी, अभी आप सुनिए, सबको ज्ञानवर्धन कीजिए। कौन सा ले रहे हैं? ज्ञानवर्धन तो आपके माध्यम से हो रहा है हमारा। राजेंद्र यादव जी आ गए। यादव जी, हाँ बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, आपके नेतृत्व में पूरा प्रदेश आज कोरोना से जो लड़ाई जीत रहा है, उसके लिए सबसे पहले तो सर अपने सबको बहुत बहुत बधाई। सर, मेरे क्षेत्र में जो कोटपुतली से और चोमू तक ये जो सब्जी की बेल्ट है, ये 2008 में जब आप मुख्यमंत्री थे, आपने ड्रिप सिस्टम जो शुरू किया था, उसके बाद ये एक बहुत बड़ा सब्जी उत्पादन का हब बना है। और अभी जो हालात हैं, पिछले कोरोना के उससे मंडियों में माल नहीं जा पाया, इसमें किसानों को नुकसान हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो किसानों को उस फसल का नुकसान हुआ, उसके ऊपर हमें कुछ सोचना चाहिए। दूसरी बात, जो गाड़ियां हमारी दिल्ली जा रही हैं, उनका प्रॉपरली हमने तो लगातार इस वीसी की पल पल की अपडेट आपको दिखा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द होते हैं हाजिर।